नमस्कार दोस्तों। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो पॉलिटी के बारे में रहेगी। और पॉलिटी के बारे में अपन संविधान पढ़ेंगे, अनुच्छेद आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले कुछ शब्द है, जैसे कि एक शब्द आता है राज्य। राज्य शब्द आता है, तो यहाँ पर राज्य शब्द स्टेट जो है, अपन राज्य शब्द का अर्थ यहाँ पे कंट्री से लेंगे, ना कि स्टेट जो अपने जैसे कि राजस्थान है, यूपी है, इनसे नहीं लेके पूरी पॉलिटी के दौरान अपन राज्य शब्द का जो यूज करेंगे वो एक कंट्री एज ए कंट्री के लिए यूज करेंगे। और राज्य शब्द जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, राज्य के चार अंग माने गए हैं। चार अंग माने गए, जैसे कि चार अंग वो कौन से हैं, जैसे कि एक राज्य के अंतर्गत भूभाग को काउंट किया गया है कि कोई भी अगर राज्य है तो उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग एक क्षेत्र विशेष होना चाहिए, और उस भूभाग पर कुछ जनसंख्या निवास करती हो। उस भूभाग पर क्या करती हो, जनसंख्या निवास करती हो। और उस जनसंख्या पर शासन के लिए एक सरकार होनी चाहिए। जैसे कि प्राचीन काल में अपन देखते हैं कि भाई कोई क्षेत्र विशेष है, वहां पर कुछ लोग रहते हैं और उन पर शासन करने के लिए एक राजा हुआ करता था या राजतंत्र होता था। उसमें एक राजा अपनी जनसंख्या पर शासन करता था और अपने एक क्षेत्र विशेष पर अपना अधिकार जमाए हुए रहता था। वहाँ की सुरक्षा वो देखता था, वहाँ की जनता की जो समस्याएं होती थी उनका समाधान वो किया करते थे। तो राजतंत्र में तो राजा जो होता था उसी को सरकार कहा जाता था। और उसके बाद जो जनसंख्या होती है उस पर नियंत्रण के लिए सरकार होती। और राज्य के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि सरकार जो होगी वो संप्रभु तरीके से अपना निर्णय लेगी। कैसी सरकार होनी चाहिए, संप्रभु सरकार। संप्रभु का तात्पर्य होता है कि भाई कोई भी सरकार है, अगर वो कोई डिसीजन ले रही है तो वो किसी के दबाव में आके डिसीजन ना ले, यानी कि अपने जो डिसीजन है वो पूर्णतः स्वतंत्र तरीके से ले। तो ये जो है राज्य के कंसेप्ट में राज्य के चार अंग मान लो। अब आते हैं, बात करते हैं अपन कौटिल्य या चाणक्य। जो चाणक्य जो थे, उन्होंने जो अपनी एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें राज्य के 7 अंग बताए थे। वो 7 अंग कौन कौन से हैं? वो 7 अंग ये है कि भाई एक क्षेत्र राज्य जो हो, राज्य के लिए जरूरी है कि भाई एक दुर्ग हो। क्या होना चाहिए? दुर्ग। और उस दुर्ग का एक राजा हो, और उस दुर्ग और राजा की सुरक्षा के लिए एक सेना होनी चाहिए। और सेना के खर्च के लिए होना चाहिए राजकोष। क्या होना चाहिए सेना के खर्च के लिए? राजकोष। ये 4 तो हो गया कि दुर्ग होगा, दुर्ग के लिए दुर्ग होगा, दुर्ग का राजा होगा, राजा का सेना होगी, सेना के संचालन के राजकोष होगा, और एक सेनापति होगा। ये 5 चीजें होगी, दुर्ग, राजा, सेना, राजकोष और सेनापति। सेनापति को बेसिकली सेनापति, यहाँ पे सेनापति शब्द यूज नहीं करेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे अमात्य मंत्री। क्या लिखेंगे? अमात्य मंत्री। ये 5 चीजें तो होगी। एक दुर्ग होगा, वहां का राजा होगा, सेना होगी और राजकोष होगा। राजकोष तो जरूरी है क्योंकि सेना का खर्च किससे चलेगा, और राज्य के जो कार्य होंगे उनका जो भी निवारण होगा राजकोष के माध्यम से होगा। पैसा होगा तो सब कुछ होगा। और मंत्री जो होंगे वो योजनाएं बनाएंगे, राजा को जो भी प्लानिंग करनी है उनके बारे में निर्देश देंगे या सुझाव देंगे। निर्देश तो नहीं कहेंगे, सुझाव देंगे उनको, क्योंकि राजतंत्र में तो आपको पता ही है कि राजा ही सब कुछ होता है। कहते हैं ना, राजतंत्र में तो राजा क्या भी करते थे कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो निर्देश तो उनको दे ही नहीं सकते। तो अपन यही कहेंगे यहाँ पे, उनको सुझाव देते थे। जैसे अभी नीति निर्माण में देते ही है ना सरकार को, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो अपन सिविल सेवक होते हैं, जैसे आप तैयारी करके कोई गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो सरकार कोई भी नीति निर्माण करती है तो उनमें सुझाव ही देते हैं एक तरह से सिविल सेवक जो होते हैं। और उसके बाद आता है भाई, इन्होंने कहा कि भाई ये 5 चीजें तो एक राज्य में होगी, लेकिन इसके अलावा उस राजा का क्या होना चाहिए? एक मित्र होना चाहिए, और उस मित्र राज्य के पास में ये सारी चीजें होनी चाहिए। मित्र राजा हो और उसके पास में ये सभी चीजें हो, मित्र राज्य हो उसमें भी ये सभी
ये सभी चीजें हो, ऐसा समझो। तो अपन जो वर्तमान कंसेप्ट पढ़ते हैं राज्य का, उसमें अपन पढ़ते हैं कि भाई, एक सेकंड, चाणक्य के अनुसार वर्तमान कंसेप्ट में अपन चार ही चीजों को लेते हैं कि भूभाग हो, उसके पर जनसंख्या निवास करती हो और वहां की एक संप्रभु सरकार हो। और प्राचीन काल में अर्थशास्त्र के अनुसार देखें तो सात चीजें आती है, सात अंग माने गए हैं राज्य के, कि भाई एक दुर्ग हो, वहां का राजा हो, और वहां की एक निश्चित सेना हो, और सेना के नियंत्रण या राज्य के संचालन के लिए एक राजकोष बना हो, और उसके राजा की सहायता के लिए अमात्य या मंत्री होने चाहिए, और एक मित्र राज्य होना चाहिए, और उस मित्र राज्य का जो राजा होगा उसके पास भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये कंसेप्ट तो हो गया अपने राज्य का। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है राष्ट्र। तो राष्ट्र है तो अब ये राज्य तो क्या है कि एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, राजनीतिक अवधारणा है। अब दूसरी अवधारणा होती है राष्ट्र की। तो राष्ट्र की अवधारणा जो होती है वो एक कल्चरल कंसेप्ट है, मतलब सांस्कृतिक अवधारणा है। सांस्कृतिक अवधारणा कैसे, अपन इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि ये तो हो गई राजनीतिक अवधारणा, मतलब सरकार कैसे चलेगी, क्या होगा, इसके लिए राजनीतिक अवधारणा इसको कह देते हैं। और दूसरा होता है राष्ट्र। राष्ट्र क्या है, एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। कल्चरल कॉन्सेप्ट मतलब कि कोई क्षेत्र है, उसमें कोई जनसंख्या निवास करती है, तो वो जनसंख्या जो होती है वो बेसिकली उस क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली लगभग सारी जनसंख्याएं एक समान के रीति रिवाज को अपनाती हो, एक समान भाषा बोलती हो, एक तरह का खान पान हो उनका, और जो त्योहार हो वो भी लगभग एक जैसे ही हो। तो क्या क्या कंसेप्ट आ जाएंगे, खान पान, खान पान एक जैसा हो, पहनावा लगभग एक जैसा हो, पहनावा हो, भाषा लगभग एक जैसी हो, और रीति रिवाज, रीति रिवाज और त्योहार, ये सारे एक जैसे हो, और उनका एक, उनमें क्या हो रही हो, एक ऐतिहासिक निरंतरता रही हो। सबसे मेन ये है कि भाई ऐतिहासिक निरंतरता, निरंतरता रही हो। अब इस कॉन्सेप्ट को अपन ऐसे समझेंगे भी, राष्ट्र जैसे कि इंडिया का कंसेप्ट लेते हैं, तो इंडिया एक राष्ट्र रहा है, क्यों है, क्योंकि भाई इंडिया का खान पान देखे तो इंडिया में लगभग 50% कह सकते हैं अपन, या एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे पर वेज है, और पहनावा लगभग सबका सेम ही है, और भाषा सबकी हिंदी मानी जाती है, और रीति रिवाज लगभग पूरे इंडिया में घूम लो फिर भी लगभग कुछ ना कुछ रीति रिवाज ऐसे होंगे जो सेम मिल जाएंगे। और बात आती है त्योहारों की, त्योहारों की बात आए तो देखो क्षेत्र विशेष के तो बहुत सारे त्योहार होते हैं, वो अलग अलग मनाते ही हैं, लेकिन कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जैसे कि आप दीपावली को ले लो, होली को ले लो, रक्षाबंधन को ले लो, ये सारे त्योहार पूरे लगभग इंडिया में, पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं। तो एक तरह के त्योहार हो गए। और ऐतिहासिक निरंतरता की बात करें तो ऐतिहासिक निरंतरता आप इतिहास में पढ़ते ही हैं कि कैसे राजवंश शासन करते आए हैं, ये सब पढ़ते हैं, तो ऐतिहासिक निरंतरता एक तरह से बनी हुई है। तो अब अपन इनको कुछ कंट्रीज के उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि अब देश हो गया, एक तरफ लिखेंगे अपन देश के बारे में कि भाई देश, और इधर ये राष्ट्र, और ये है राज्य। मतलब कि अब अपन एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं भारत का। तो भारत एक राष्ट्र है कि नहीं है, अभी आपने अपन ने पढ़ा कि भाई त्योहार एक जैसे हैं, भाषा है, रीति रिवाज एक जैसे हैं, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि भाई ये एक राष्ट्र तो है। और राज्य तो अपन है ही, क्योंकि जो भी डेमोक्रेटिक होगा, जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है या लोकतंत्र जहाँ पे भी है, उसको राज्य कहेंगे ही कहेंगे, या जहाँ की सरकार संप्रभु तरीके से कार्य कर रही है उसको राज्य के परिभाषा में शामिल कर सकते हैं। तो अपना इंडिया तो शामिल है ही। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन यूएसए का। तो यूएसए क्या है कि राज्य तो है लेकिन राष्ट्र नहीं कह सकते उसको, क्योंकि यूएसए में देखो ऐसा है कि भाई अपने जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है, उसमें भारत एक कंट्री है, उसके अंतर्गत राज्य है, तो जो केंद्र सरकार होती है ना, वो राज्यों का निर्माण करती है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है कि राज्यों ने मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण किया है। तो वहाँ के क्या है कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में क्या है कि यूएसए जो बाद में स्टैब्लिश हुआ था, उसमें लगभग यूरोपीय कंट्रीज जो हैं, अलग अलग कंट्रीज के, लगभग सभी कंट्रीज के लोग बाग बसते हैं। जैसे किसी प्रांत में फ्रांसीसी है, किसी प्रांत में पोर्तुगीज है,
और किसी में ब्रिटिशर्स हैं, तो वहाँ की कल्चरल एक्टिविटी जो है, त्योहार जो है, वो सब अलग अलग होते हैं। उनका पहनावा देख लो, खान पान देख लो, तो वो अलग अलग ही है। त्योहार भी अलग अलग ही होते हैं, उनके त्योहार भी लगभग सेम नहीं है। और ऐतिहासिक निरंतरता उनमें है नहीं, क्योंकि जैसे कि ब्रिटिशर्स अपराधी जो थे, सबसे पहले उनको अमेरिका भेजा गया, तो वो सबसे पहले चले गए। उनके बाद अलग अलग कॉलोनियां बसती गई, तो उनमें ऐतिहासिक निरंतरता नहीं रही। तो इसको अपन राष्ट्र की अवधारणा नहीं दे सकते, लेकिन वो राज्य तो है। अब अपन उदाहरण लेते हैं अरब कंट्रीज का। अरब देशों का उदाहरण लेते हैं, तो अरब देशों में ऐसा है कि भाई उनके कल्चरल जो है, कल्चरल एक्टिविटीज है, वो तो लगभग सेम है। जैसे खान पान सेम है, त्योहार एक जैसे हैं। अरब कंट्रीज में ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज आते हैं, तो उनकी ऐतिहासिक निरंतरता भी रही है कि भाई एक शासक के बाद वो शासक आया, ऐसे। तो उनको क्या है कि वो राष्ट्र तो है, लेकिन वहां पे क्या है कि भाई पॉलिटिकल जो कंसेप्ट है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, वो अलग रही है, अलग टाइप से रही है। मतलब वहाँ की सरकारें संप्रभु नहीं रही है, या कहीं पे तानाशाह है, कहीं ऐसा है, तो फिर उसको अपन एक राज्य की अवधारणा नहीं देंगे। तो ये आपको समझ में आया ही होगा कि राज्य और राष्ट्र का कंसेप्ट, ये मेनली तो ये तो है कि भाई ये तो पॉलिटिकल कंसेप्ट है और ये कल्चरल कंसेप्ट है। ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद अपन पढ़ेंगे कि भाई जो राज्य है, वो राज्य का उदय कैसे हुआ। क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि भाई इंसान, साइंस में आप पढ़ते होंगे कि भाई इंसान का विकास कैसे हुआ। ऐसे तो है नहीं कि भाई अभी एकदम से सब कुछ बन गया होगा, सरकार बन गई होगी, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। साइंस में भी आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, ऐसा कुछ पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार पहले आदि मानव आए, फिर धीरे धीरे सभ्यताएं डेवलप हुई। ऐसा हुआ तो टाइम लगा ही हुआ। तो अब सबसे पहले बात ये आती है कि जो ये जो राज्य शब्द है, वो आया कहाँ से, सबसे पहले किसने यूज किया, या ये कंसेप्ट आया ही कैसे। तो अपन मेनली इसमें देखते हैं कि भाई जो होता है राज्य का उदय होता है, उसमें तीन कंसेप्ट मेनली अपन पढ़ेंगे। उसमें होता है कि एक तो होता है राज्यत्व का देवीय सिद्धांत। पहला कौन सा पढ़ेंगे, राज्यत्व का देवीय सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाई कोई एक शासक होता है, वो अपने आप को जो देव होते हैं या ईश्वर का प्रतिनिधि स्वयं को बना बताता है, और वो कहता है कि भाई मुझे ईश्वर ने जनता की सेवा करने के लिए भेजा है। तो वो राजा का देवी सिद्धांत का उदय इस टाइप से हुआ कि भाई राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताते हुए जनता पर शासन करता है, और जनता भी उसको अपना प्रतिनिधि मानते हुए अपने अधिकार उनको दे देती है। तो एक तो ये होता है कि राजत्व का देवी सिद्धांत, इसके आधार पर राज्य का उदय हुआ। और जो दूसरा जो कंसेप्ट होता है, वो ये होता है कि भाई सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या होता है कि भाई अब पहले क्या, ये जो सिद्धांत दिया था उसके बारे में अपन तीन आदमियों का नाम याद रखेंगे। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस ये जो सिद्धांत दिया था, वो मेनली दिया था तीन आदमी थे, लॉक, हॉब्स और रूसो। लॉक, हॉब्स और रूसो, ये तीनों नाम याद रखेंगे। इन तीनों ने मिलकर सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। पहले क्या हुआ करता था कि भाई एक कंसेप्ट चला करता था, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब सीधा आप ऐसे समझेंगे कि भाई एक समुद्र है, उसमें कोई बड़ी मछली है और कुछ छोटी मछलियां हैं, तो वो बड़ी मछली पावरफुल है, तो वो छोटी मछलियों को खा जाएगी। उसी टाइप से ये सिद्धांत अपने पॉलिटिक्स में, मतलब राजनीति में भी देखा जाता था कि भाई अगर कोई शासक शक्तिशाली है, या कोई कबीला है, कबीले हुआ करते थे पहले बेसिकली, तो अगर कोई एक कबीला शक्तिशाली है, तो वो दूसरे कमजोर कबीलों को दमन करके या उनको युद्ध में हरा करके फिर उन पर शासन करने लग जाएगा, ऐसा सिद्धांत था। तो फिर ऐसे तो भाई कोई कबीला स्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगा, किसी में स्थिरता बनी नहीं रहेगी, क्योंकि आज कोई शक्तिशाली है तो दूसरे दिन कोई और शक्तिशाली बन के उभर के आ जाएगा। तो इससे तो फिर निरंतरता या स्थिरता नहीं रहेगी। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई राज्य का जो उदय हुआ, वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से हुआ। लोगों ने कहा कि भाई ऐसे कब तक चलेगा। तो फिर लोगों ने क्या कि एक समझौता किया,
उसके अंतर्गत क्या किया कि भाई एक किसी पर्टिकुलर आदमी को अपना शासक चुना उन्होंने, और शासक चुन के उनको उसको कहा कि भाई हम अपने अधिकार कुछ आपको देते हैं, आप हम पर शासन कीजिएगा, हमारी सुरक्षा की गारंटी आप लीजिएगा, और इसके लिए हम अपने कुछ अधिकारों का त्याग करते हैं और वो आपको सुपुर्द करते हैं। तो फिर इस टाइप से ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया, और वर्तमान में जो लोकतंत्र है उसमें भी अपन को यही सिद्धांत देखने को मिलता है, क्योंकि इसी के जनता जो होती है वो वोटिंग के माध्यम से अपने जो प्रतिनिधि चुनती है, उनको अपने कुछ अधिकार देती है, और वो प्रतिनिधि जो होते हैं वो उनको जनता की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, या उनके जो भी काम होते हैं, जो भी वेलफेयर के काम होते हैं वो करवाते हैं। तो ये होता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब आता है शक्ति, तीसरा जो आता है वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये क्या है, ये एक फ्रांसीसी विचारक हुए थे मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू कहते हैं, मोंटेस्क्यू दोनों नाम लेते हैं इनका। मोंटेस्क्यू एक विचारक हुआ करते थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो बेसिकली क्या होता था राजतंत्र में, क्या होता था कि भाई जो शासन की जो तीनों शक्तियां होती हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों शक्तियां जो होती है वो राजा के पास ही हुआ करती थी। क्योंकि कहते भी है ना कि राजा कह देता था कि भाई जो कह देता वही कानून होता था, कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो फिर राजा, तीनों शक्तियां अगर शासन की राजा के हाथ में ही है तो वो तो पावरफुल हो जाएगा, और ज्यादा पावरफुल होगा तो फिर वो निरंकुश हो जाएगा, या एक तरह से तानाशाह बन जाएगा। तो फिर ये जो विचारक आए मोंटेस्क्यू, इन्होंने विचार दिया कि भाई क्यों ना अपन ऐसा करें कि भाई ये जो शासन की तीनों जो शक्तियां हैं उनको पृथक पृथक कर दिया जाए, मतलब अलग अलग कर दिया जाए। तो फिर इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि भाई विधायिका अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करें, कार्यपालिका अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करें, और न्यायपालिका अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि विधायिका कोई डिसीजन ले रही है तो उसमें कार्यपालिका दखल अंदाजी नहीं करेगी, और कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो इससे क्या है कि सारी शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा, तो सारे जो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेगी, और अगर ये कुछ गलत करते हैं तो उनके ऊपर न्यायपालिका है जो उनकी गलतियों के लिए उन्हें सजा भी दे सकती है, या एक तरह से कहते हैं कि भी उन्हें सही रास्ते पे चलने के लिए बाध्य करते हैं ऐसे। तो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हो गया। अब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के आधार पर ही अपना जो वर्तमान जो डेमोक्रेसी जो है वो कार्य करती है। वो कैसे कार्य करती है कि भाई जैसे वर्तमान समय में अपन देखते हैं कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बेसिकली गवर्नमेंट के क्या तीन अंग होते हैं, तीन अंग वो होते हैं, ये होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अपन अब पढ़ेंगे वर्तमान लोकतंत्र के बारे में। वर्तमान लोकतंत्र के बारे में अपन तीन कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अपन सबसे पहले समझते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के बारे में अपन पढ़ते हैं कि भाई भारत जो है वहां पे अपन ने एकल न्यायपालिका पाई जाती है। एकल न्यायपालिका का मतलब हो गया कि भाई स्टेट और जो कंट्री है, देश और राज्यों की जो न्यायपालिका वो एक तरह अलग अलग नहीं होके एक ही है। जैसे कि सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता है हाई कोर्ट, और फिर उसके कोर्ट अंडर में काम करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो ये होगी अपनी जो न्यायपालिका है वो एकल न्यायपालिका है। कैसी है? एकल। और अब बात करते हैं अपन कार्यपालिका की और विधायिका की। तो सबसे पहले अपन कार्यपालिका की बात करते हैं तो ये दो टाइप की होती है कार्यपालिका। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका।
अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं? स्थायी कार्यपालिका में आते हैं नौकरशाह, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे अपन तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, और अपन जो पार्ट बनेंगे वो किसका बनेंगे? गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद अपन स्थायी कार्यपालिका के पार्ट बनेंगे, मतलब ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह। और जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उसमें आता है मंत्रीगण, मंत्री परिषद। क्या आता है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो कि प्रत्येक डेमोक्रेसी में अपने यहाँ कितने, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और अपन बात करते हैं तो कार्यपालिका। कार्यपालिका बेसिकली ये तो होगी स्थायी और अस्थायी, लेकिन जो अपने जो इंडिया में जो है वो दोहरी कार्यपालिका है। कैसी कार्यपालिका है? दोहरी। दोहरी कार्यपालिका है, मतलब राज्य की अलग कार्यपालिका है और देश की अलग कार्यपालिका है। और विधायिका की बात करें तो विधायिका भी अपने यहाँ दोहरी विधायिका है, मतलब कि सेंट्रल में अलग विधायिका है और यहाँ पे स्टेट में अलग विधायिका है। यहाँ पे अपन बात की कि भाई अलग अलग कार्यपालिका है, तो यहाँ पे जैसे कि अपन देखते हैं नौकरशाह में देखते हैं, जैसे कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो फिर स्टेट के अंदर में पुलिस काम करती है ऐसे। और यहाँ पे मंत्री परिषद की बात करें तो यहाँ पे एमपी जो होते हैं उनकी अलग मंत्री परिषद होती है, और स्टेट में देखें तो एमएलए की होती है। अपन बात करेंगे विधायिका की, तो यहाँ अपने कार्यपालिका होगी दोहरी कार्यपालिका ना। अब ये है विधायिका। विधायिका कैसी है अपने? विधायिका भी दोहरी विधायिका है। दोहरी विधायिका मतलब एक तो हो गई संसद और एक हो गई विधानमंडल। मंडल मतलब कि संसद। देश के लेवल पे देखे, कंट्री के स्टेज पे देखे तो एक होती है संसद। संसद होती है, संसद में क्या होता है संसद के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है, दिख रहा है ना, ये रेड कलर दिख तो रहा है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 पार्ट होते हैं, और इनके सदस्यों को अपन कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज। क्या कहेंगे इनके सदस्यों को? इनके सदस्यों को कहेंगे सांसद। क्या कहेंगे? सांसद। और इंडिया में देखें तो लोकसभा सीटें वर्तमान में कितनी है? 545 या शायद 543 रेडी होगी अब तो। 545 पहले थी, लेकिन एंग्लो इंडियंस की सीटें हटाने के बाद अभी वर्तमान में है 543। और यहाँ राज्यसभा में अगर सीटों की बात करें तो वो है 245। कितनी है? 245। अब इधर देखते हैं अपन विधानमंडल। विधानमंडल में क्या होता है कि विधानमंडल में भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, तो यहाँ होगी एक तो होगी विधान सभा। विधानसभा जिसके सदस्यों को अपन कहते हैं एमएलए। क्या कहते हैं? एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और दूसरी होती है विधान परिषद, जिसके सदस्यों को कहेंगे एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं, और जो विधानसभा है उसमें वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 200। और विधान परिषद जो है उसकी बात करें तो ये वर्तमान में भी 6 स्टेट में है। इसके बारे में अपन स्टेट पॉलिटी में पढ़ेंगे आगे कि भाई कौन कौन से राज्यों में है विधान परिषद, और इसके लिए क्या मतलब योग्यताएं होनी चाहिए एक स्टेट के अगर विधान परिषद बनाए तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो सब आगे जानकारी लेंगे अपन। अभी के लिए इतना ही करें या आगे करें? हाँ, अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन आगे। तो भाई एक होती है दोहरी, नहीं, एक होती है संसदीय व्यवस्था और एक होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इसके बारे में अपन जानकारी ले लें तो इसी वीडियो में तो अच्छा रहेगा।
ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आगे से अपन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। तो बेसिकली ये तो समझ में आ ही गया होगा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब के बारे में वैसे ही आपने पढ़ ही रखा होगा कि 9th-10th की बुक्स में ही है ये। 9th-10th की क्या, अब तो शायद 7वीं-8वीं की बुक्स में भी अवेलेबल हो गया है ये, वहाँ पे भी पढ़ा होगा। लेकिन अपन को पता है वहाँ पे पढ़ा हुआ कुछ याद तो रहता नहीं है अपन को, क्योंकि वहाँ ध्यान कौन देवे, 8वीं तक तो वैसे ही पास कर देते हैं। तो अब यहाँ ध्यान से पढ़ लेते हैं अपन। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये पढ़ लिया। फिर दोहरी विधायिका पढ़ लिया। दोहरी विधायिका के बारे में पढ़ लिया। संसद पढ़ लिया एक, ये कंट्री के लिए और ये स्टेट के लिए। लोकसभा, राज्यसभा पढ़ लिया। लोकसभा, संसद के मेंबर्स को कहेंगे सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो लोकसभा सीटें हैं वर्तमान में 543 और राज्यसभा सीटें हैं 245। और विधानमंडल में आता है विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों को कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, मतलब विधायक। विधायक भी कहते हैं ऐसे, पर जो मेन तो एमएलए कहेंगे इसको। विधायक कुछ अलग कंसेप्ट है, उसके बारे में अपन कभी चर्चा करेंगे आगे। उनको वर्तमान राजस्थान में जो सीटें हैं वो 200 है। और वर्तमान में जो इलेक्शन हुए हैं उनके बारे में पता होगा आपको कि 199 सीटों पर ही इलेक्शन हुए। एक सीट पर नहीं हुए, शायद किसी कैंडिडेट की अनफॉर्चुनेटली जो डेथ हो गई थी या कुछ ऐसा रहा, उस वजह से नहीं हुए, तो वो आगे हो जाएंगे, वो उसके बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और विधान परिषद के बारे में बात करते हैं तो वो है वर्तमान में 6 स्टेट ऐसे हैं वहाँ पे विधान परिषद है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे आगे। अब बात कर लेते हैं अपन शासन व्यवस्था के बारे में। शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे अपन। बेसिकली क्या होता है कि भाई शासन व्यवस्थाएं 2 प्रकार की चलती है। 2 प्रकार की मेनली बात करें, वैसे तो अलग अलग कंट्रीज में, मतलब वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है, वहाँ अलग अलग अभी भी कहीं पे भी कहीं ना कहीं अभी भी राजतंत्र चल ही रहा है। ऐसे तो बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन मेनली अपन पढ़ेंगे 2 कंसेप्ट के बारे में। 2 कंसेप्ट वो है कि एक तो होती है संसदीय शासन व्यवस्था और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था स्टार्ट करते हैं अपन। एक तो होती है संसदीय शासन व्यवस्था और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ये इसमें क्या होता है कि संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है उसमें जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना, राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो 2 होते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। एक तो ये होता है राष्ट्राध्यक्ष, कितने होते हैं 2। और इसमें जो होता है वो मेनली होता है कि एक सेकंड का टाइम दूंगा। हाँ, संसदीय शासन व्यवस्था में ये होता है कि शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है। मेनली अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है। शक्तियों का क्या होता है, पृथक्करण। और यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ है, इसका सीधा सा तात्पर्य अपन अपने यहाँ से ले लेते हैं या ब्रिटेन से ले लें। तो अपने यहाँ पे क्या है कि जो कार्यपालिका जो होती है ना, वो अपने यहाँ अलग से कार्य नहीं करती, बल्कि जो विधायिका होती है ना, उस विधायिका के अंदर के लोग ही मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। जो विधायिका होती है उसी में से कुछ सदस्य मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और अपने यहाँ है न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पे क्या है कि पूर्णतया शक्तियों का पृथक्करण होता है। मतलब कि
विधायिका जो है वो अपने अलग से काम करती है, कार्यपालिका अलग से काम करती है और न्यायपालिका अलग से काम करती है। और जैसे यूएसए में देखे अपन, तो यूएसए में जो कार्यपालिका जो होती है ना, उसमें विषय विशेषज्ञों को चुना जाता है। अपने यहाँ पे क्या है कि विधायक या एमपी जो चुन के जाते हैं ना जनता द्वारा, उन्हीं को कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल किया जाता है या मंत्री बनाया जाता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया जाता है जो कि किसी क्षेत्र विशेष के बारे में अच्छी जानकारी रखते हो। इसीलिए तो डेवलपमेंट का फर्क है हम, इसीलिए तो क्योंकि वो एक क्षेत्र विशेष के, पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के जानकार होते हैं, तो वो अपना काम भी उसी हिसाब से करेंगे ना। अब अपने यहाँ तो चलो छोड़ो, इन बातों में नहीं पड़ना, आगे देखते हैं अपन कि भाई विधायिका अलग कार्य करती है, कार्यपालिका स्वतंत्र होती है और न्यायपालिका भी स्वतंत्र होती है। ये होगी। अब ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ पे पाई जाती है? मेनली ब्रिटेन में। और अपनी जो शासन व्यवस्था है, क्योंकि भारत पे आपको पता है कि भाई भारत पे ब्रिटिशर्स ने शासन किया, लगभग 200 सालों तक शासन किया। तो फिर एक सेकंड, ब्रिटेन में और भारत में जो भारत का जो संविधान है वो भी 1935 के जो एक्ट था उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो भारत में भी मेनली संसदीय शासन व्यवस्था ही है। और ये जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वो है मेनली यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि शक्तियों का पृथक्करण नहीं है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण है। अब इसमें एक और कंसेप्ट ये है कि भाई जो संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है वहां पे क्या होता है कि भाई हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं, मतलब राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो दो होते हैं, यानी कि दो राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष कितने होते हैं? दो। एक तो होता है सैद्धांतिक प्रमुख, और एक होता है वास्तविक प्रमुख। और यहाँ जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो होती है वहां पे एक ही राष्ट्राध्यक्ष होता है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, अपन ब्रिटेन का लेते हैं, तो ब्रिटेन में अगर सैद्धांतिक प्रमुख देखते हैं तो वहां पे जो सैद्धांतिक प्रमुख होता है वो राज परिवार का कोई भी सदस्य होता है, जैसे कि कोई महारानी होगी या कोई महाराज होगा, वो होता है। और इंडिया के संदर्भ में देखें तो सैद्धांतिक प्रमुख या सिद्धांत मतलब संविधान में जिसको हेड ऑफ स्टेट बताया गया है वो तो मेनली होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है अपने इंडिया में? प्रेसिडेंट। और वास्तविक प्रमुख किसको माना गया है? पीएम को। पीएम जो है वो वास्तविक प्रमुख है और सैद्धांतिक प्रमुख है प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही राष्ट्राध्यक्ष होता है और वो होता है प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे टू हेड ऑफ स्टेट जो है टू है, दो है, तो यहाँ पे जो निर्णय लिए जाएंगे वो कैसे निर्णय होंगे? इंडिविजुअल होंगे या सामूहिक होंगे? तो यहाँ पे होंगे सामूहिक निर्णय। और यहाँ पे जो निर्णय होंगे, डिसीजन जो होंगे वो होंगे इंडिविजुअल। कौन से होंगे? मतलब एक व्यक्ति ही निर्णय लेगा, और यहाँ पे सामूहिक निर्णय लेना आवश्यक है। तो ये अपन ने बेसिक जानकारी ली कि भाई पॉलिटी में क्या राज्य जो है उसका कंसेप्ट कहाँ से आया, राज्य का क्या मतलब होता है, राज्य और राष्ट्र की अवधारणा को समझा अपन ने। फिर उसके बाद में अपन ने राज्य का देवी सिद्धांत या राजत्व का देवी सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसको कि 3 लोगों ने मिलकर दिया था, लोक, होब्स और रूसो। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, जो कि एक विचारक थे मोंटेस्क्यू, उन्होंने दिया था, जिसके माध्यम से राजतंत्र को समाप्त करने की बात कही गई, ताकि शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो और कोई भी सरकार या शासक जो है वो तानाशाह ना बने। उसके बाद में अपन ने शासन व्यवस्था के बारे में देखा कि भाई संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तो आज के लिए अपन वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे संविधान सभा पढ़ेंगे, उसके बाद में कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, इलेक्शन कैसे हुए, और उसके बाद में जो संविधान बनाया गया, प्रस्तावना तैयार की, आगे पूरी पॉलिटी लंबी चौड़ी खूब उसके बारे में जानकारी अपन नेक्स्ट छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लेंगे। धन्यवाद। क्या था सर ये?